दूर से भी कैच कर जाता है। रेडी? अभी नीचे बैठे, हाँ देखें। तो हम लोगों ने यार एक्सपेरिमेंट किया था वर्नियर और स्क्रू गेज का। उससे हमें थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि जब भी हम कोई मेज़रमेंट करते हैं तो उसमें एरर की संभावना रहती है ना। तो जब भी कोई मेजर्ड रिजल्ट लिखा जाता है तो उसमें एक चीज होती है कि उस मेजर्ड रिजल्ट का आंसर क्या दिया जाए, मतलब सब कुछ करने के बाद क्या रिजल्ट आया, और एक चीज होती है कि उस रिजल्ट में कितनी गलती की संभावना है। तो जब भी कोई मेजर्ड रिजल्ट लिखा जाता है तो उस संभावना के साथ लिखा जाता है, मतलब वो रिजल्ट के साथ साथ हमें ये व्यक्त करना पड़ता है कि उसमें कितनी संभावना हो सकती है ना। यानी जब भी कोई मेजर्ड रिजल्ट कभी लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये जो डेल्टा ए है ये उसकी क्या है, एरर है। तो बात आती कि ये एरर क्यों आती है और क्या लिखा जाना चाहिए इसकी जगह, मेजर्ड रिजल्ट क्या होता है, क्या लिखा जाना चाहिए। खैर, तो ये बात करने से पहले हम लोग पहले ये बात कर लेते कि एरर क्यों आती है। तो एरर को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर। यानी यार किसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ जब हम मेजरमेंट करते हैं तो गलतियों की संभावना रहती है। तो गलतियां किन कारणों से हो सकती हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। सिस्टमैटिक एरर वो हैं जिन एरर को जानकारी पता हो तो हम दूर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पता, वर्नियर कैलिपर्स में 0 एरर देखी थी, यानी दोनों जॉज को मिला देने के बाद भी उसके अंदर कुछ रीडिंग आ रही थी, नहीं पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। तो क्या अगर हमें जानकारी है कि इस तरह की एरर हो सकती है तो उस एरर को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी एरर जिनका कॉज पता है और जिनको हम दूर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल जैसे 0 एरर होती है या इंस्ट्रूमेंट की कोई एरर जो हमें पहले से पता है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा नाम मैंने कहा रैंडम एरर, तो पहले ये नोट कर लें। लिखा हुआ है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है क्या, हाँ ये थ्योरी वाली चीजें लिखी हुई हैं। अगर शीट मिली, शीट मिल गई बेटा सबको, शीट निकाल के बैठे, हेडिंग डाल दें और लिख दें कि हाँ रिटिन, उसमें शीट में लिखा हुआ है, बस इतना लिख दें तो नोट्स तुम्हारे बनते रहेंगे। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, रैंडम एरर। तो जैसा नाम है कि ऐसी एरर को हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं, मतलब लैब में हवा का झोंका आया जिसकी वजह से हमारा पेंडुलम ज्यादा झूल गया। अब पेंडुलम ज्यादा झूल गया तो उसके टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या हमें पता चला कि हवा का झोंका कब आया, बल्कि हम तो वेट ही करते रहते हैं, पंखा चल नहीं रहा, हवा का झोंका कहीं से आए, लेकिन उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो रीडिंग आएगी क्या वो सही आएगी, है ना। तो ऐसा एरर जिसका कारण हमें नहीं पता है, उस एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो ठीक है, जैसे सिस्टमैटिक एरर को हम दूर कर सकते हैं, अगर पता हो तो उसका समाधान निकाल सकते हैं, रैंडम एरर का कोई समाधान है क्या, हाँ नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं और कोई गलती रैंडम कारण से हो रही है, तो वो रैंडम कारण जब फिक्स नहीं है तो वो गलती दोनों साइड करेगा, दोनों साइड करेगा। मतलब कभी अगर रीडिंग को बढ़ा देगा तो कभी रीडिंग को घटाएगा भी। तो बढ़ाना घटाना, ऐसे बढ़ाना घटाना करके 4-5 रीडिंग ले लो, और 4-5 रीडिंग लेने के बाद हम जब उसका एवरेज निकालेंगे तो वो हमेशा सच्चाई के करीब होगा। सोचो, कोई चीज सच्चाई है, उससे कभी कभी ज्यादा आंसर आता है, कभी कभी कम आता है, तो जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो वो उसी सच्चाई वाली वैल्यू के करीब आएगा। तो यानी रैंडम एरर को भी दूर किया जा सकता है, और उसका तरीका क्या है कि एक रीडिंग का भरोसा ना किया जाए, बहुत सारी रीडिंग लेके हम
रैंडम एरर को दूर कर सकते हैं। क्या ये 2 एरर क्लियर हो गए यार? तीसरी एरर है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर बेसिकली ऑब्जर्वेशन में अगर सावधानी ना बरती जाए, यानी यार हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो देखने में इल्यूजन हो जाता है कई बार। इल्यूजन कैसा कि जैसे मान लिया हम लोग कहते थे कि यार इसमें 1 2 3 कौन सा खाना परफेक्टली मैच कर रहा है, कौन सा डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है, तो कोई अगर ऐसे अगल बगल से देखेगा तो कुछ अलग आंसर नजर आ सकता है, ठीक ऊपर से देखेगा तो सही आंसर नजर आएगा। हम लोगों ने यार जो बातें करी थी कि ऐसे यार बहुत पास पास डिवीजन है, कौन सा डिवीजन परफेक्टली मैच कर रहा है किस वाले से, तो जैसे यहां पे यार किसी को लग सकता है कि सर ये वाला परफेक्टली मैच कर रहा है, ऐसे ऐसे देखने पे थोड़ा हम बायस्ड हो जाते हैं, ऊपर नीचे देखने पे थोड़ा हम बायस्ड हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर ठीक ऊपर से देखते हैं तो वो चीजें परफेक्टली नजर आती हैं। यानी ऑब्जर्वेशन के तरीके अगर हमें नहीं पता है, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूं, और भी चीजों का ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे तुम ऑप्टिकल बेंच में कई बार देखते हो, इमेज और ऑब्जेक्ट जब साथ साथ चलने लगे तो उस चीज को पिन की सही लोकेशन माना जाता है। अब मान लिया उसको हमने इग्नोर कर दिया, साथ साथ नहीं भी चल रहे तब भी कह दिया कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, कौन ढूंढे, वो नहीं करते, पिन को आगे पीछे करके देखो, पता करो कि पैरेलैक्स कहां खत्म हो जाता है, और जहां पैरेलैक्स खत्म हो जाता है पिन की वही सही पोजीशन मानी जाती है। तो हम लोग क्या कई बार सोचते हैं यार कौन पैरेलैक्स ढूंढे, जो आ गया है उसी को सही मान लेते हैं, तो क्या उससे आंसर सही आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका मतलब कि हमें रीडिंग लेने का सही तरीका पता होना चाहिए, अगर तरीका नहीं पता है तो फिर इस तरह के एरर हो जाएंगे। तो क्या इस तरह के एरर को दूर किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। अरे भाई थोड़ा अलर्ट होके करें और थोड़ा ट्रेंड होके उस एक्सपेरिमेंट को किया जाए। यानी ये एरर दूर नहीं की जा सकती, तो समाधान क्या है? एवरेज निकालना। और ये एरर अलर्ट रहेंगे तो। अच्छा, ये जो समाधान मैंने कहा है कि कई ऑब्जर्वेशन कर लो, ये एक्चुअली में हर तरह के एरर को कम कर देती है। जैसे मान लिया तुमने गलती कर दी, 5 बार तुमने रीडिंग ली, तो जरूरी थोड़ी हर बार एक ही तरह की गलती करो। हालांकि इंसान का एक नेचर होता है कि वो हर बार एक ही तरह की गलती करता है ना। इसीलिए ये जो रिपीटिंग वाला तरीका है वो इसको तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन इस तरह की गलती में ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है। फिर उसके लिए इंसान को ट्रेंड होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 तरह की एरर बात करी। सिस्टमैटिक एरर जिनको आराम से दूर किया जा सकता है, बहुत अच्छे से दूर किया जा सकता है। रैंडम एरर जिनको दूर नहीं कर सकते हैं, रिपीट करके काम चल सकता है। और ये वाली एरर ऑब्जर्वेशन करने वाला अपने आप को अलर्ट रख के इसको दूर कर सकता है। तीनों तरह के एरर क्लियर है? ठीक है, तो मान लिया गलती हो गई। मैंने कहा कि गलती परफेक्ट मेजरमेंट तो कोई होता ही नहीं है। दुनिया में कोई भी मेजरमेंट कर लो वो परफेक्ट नहीं माना जाता है। यानी साइंटिस्ट ने एक तरीका बना दिया कि भाई तुम कोई भी रीडिंग लिखो तो उस रीडिंग के लिए एकदम श्योर होके ना लिखो, एक चीज को ट्रू वैल्यू बोलो। यानी किसी चीज का आंसर मैं लिख रहा हूं तो उसमें एक चीज ट्रू वैल्यू बोलो और उसके बगल में यह लिखो कि कितनी गलती की संभावना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती की संभावना है। तो जब भी कभी कोई रीडिंग मेजर्ड रिजल्ट लिखा जाता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस गलती की संभावना। ये लिखने का तरीका है। तो ये जो संभावना हमने बगल में लिखी है इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? इसका नाम हमने क्या रखा है? एब्सोल्यूट एरर, या जितनी मैक्सिमम एरर की संभावना है। और जो यहां लिखा है ये क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। यानी हम एक वैल्यू बता रहे कि भैया ये आंसर है, लेकिन साथ में ये भी व्यक्त कर रहे हैं कि इतनी गलती की संभावना इसमें हो सकती है। तो ये किसी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को लिखने का सही तरीका है। क्या ये बात क्लियर है? जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होगा वो कभी एब्सोल्यूट नहीं होता है। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी काउंटिंग नंबर, वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है। जैसे मैं कह दूं यहां पे कितनी बेंच है उसकी काउंटिंग, क्या उसमें रत्ती भर की गलती नहीं हो सकती। यहां पे यार कितने रिमोट हैं? 2 रिमोट हैं, तो हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0। क्या इसमें कोई गलती की संभावना है? नहीं है। लेकिन अगर कहें इसकी लंबाई, तो लंबाई माने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी है तो उसमें गलती की संभावना हो सकती है। मेजरमेंट में गलती की संभावना होती है। तो अब यार ये तो हो गया भाई, ठीक है इतनी एरर हो गई।
तुम सोचो यार, दो मैं डेटा लिख रहा हूं, एक 200 प्लस माइनस 2 और एक लिखा है 20 प्लस माइनस 2, तो यार इसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और इसकी एरर भी कितनी है? कोई तुमसे पूछे किस में ज्यादा एरर है, तो तुम कहोगे कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर या कोई और? एब्सोल्यूट एरर दोनों में सेम है। लेकिन अगर तुमसे यह पूछा जाए कि यार किसको तुम्हें ज्यादा कहने का मन कर रहा है, ये कुछ ऐसी बात है कि एक 200 में 2 सेंटीमीटर है और एक 20 में 2 सेंटीमीटर में, तो तुम किसको ज्यादा गलत कहोगे? 20 में। एक भाव दिमाग में आ रहा है कि अगर कोई तुम 200 रुपए का सामान लेने जाओ और वो उससे तुमसे 2 रुपए कम कर दे, करवाओ, तो बड़े आराम से कम कर देगा। 20 रुपए का सामान लेने जाओ और कह दो 2 रुपए कम कर दो, तो कहेगा चलो फूटो, यही तो बोलता है, चलो दूसरी दुकान देखो। तो इसका मतलब गलती होना तभी सही से समझ में आता है जब हमें यह पता हो कि कितने में से वो गलती हुई है। 200 में से हुई है तो उसका वेटेज कम है, 20 में से हुई है तो उसका वेटेज। इस भावना को व्यक्त करने के लिए हमने एक टर्म बनाया है, क्या? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मतलब उस वेटेज को 1 में व्यक्त करेगा। 1 में कितना? जैसे अगर कोई कहे यार कि 2 सेंटीमीटर है, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन यार इसमें अगर कोई पूछे कि इसका 1 में वेटेज कितना है, तो तुम क्या करोगे यार? कोई चीज ज्यादा में पता हो तो 1 में कैसे निकाला जाता है? डिवाइड करके, है ना? मैं ये नाम पहले भी यूज कर चुका हूं, फ्रैक्शन नाम मैंने पहले भी यूज किया है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का 1 में वेटेज। तो यार अगर ट्रू वैल्यू 80 है और उसमें एरर डेल्टा ए है, तो ये तो ए में इतना वेटेज है, 1 में उसका वेटेज कितना होगा? डेल्टा ए बाई 80। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर। और अगर कोई पूछे 100 में उसका वेटेज कितना होगा, तो बता यार 100 में उसका वेटेज कितना होगा? वो होगा डेल्टा ए बाई ए ट्रू इंटू क्या? 100। तो ये उसका क्या हो गया? परसेंट एरर। क्या इतनी बात क्लियर है? इतना नोट करें तो फिर आगे की बात करते हैं। तो यार बताओ इसका फ्रैक्शनल एरर क्या लिखोगे? 2/20 यानी कितना? 0.1। इसमें परसेंट एरर कितनी है? हाँ, 0.1 इंटू 100 यानी कितनी? 10%। 10%। और यहां अगर निकालोगे तो कितना आएगा? यहां निकालोगे तो आएगा 1%। 200 में 2 मतलब 1%, 20 में 2 मतलब 10%। नोट कर ले भाई। तो इस आंसर को अगर कोई चाहे तो लिख सकता है 20 प्लस माइनस 10%। और इसको क्या लिख सकता है? 200 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1%। क्या बात समझ रहे हैं? कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगा कि वैल्यू लिखी और उसके बगल में परसेंट लिखा है। कई बार ऐसे लिखा कि वैल्यू लिखी उसके बगल में उसकी एरर लिखी है। तो एरर की यूनिट होती है कि नहीं? एब्सोल्यूट एरर की यूनिट होती है कि नहीं? वही होगी जो ओरिजिनल चीज की होगी। लेकिन फ्रैक्शनल एरर की यूनिट नहीं होती, परसेंट एरर की यूनिट नहीं होती। भाई अगर हम किसी सेंटीमीटर वाली चीज में सेंटीमीटर वाली चीज डिवाइड कर दिए, तो क्या उसकी कोई यूनिट होगी? एरर भी सेंटीमीटर में, ओरिजिनल वैल्यू भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। यानी रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती, उसका एक भाव होता है कि 1 में उसका वेटेज कितना है। परसेंट एरर की कोई यूनिट नहीं होती, उसका एक भाव होता है कि 1 में उसका वेटेज कितना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है?
हटा दें, ये हट जाएगा भाई। नए नए फीचर धीरे धीरे डिस्कवर हो रहे हैं, जैसे जैसे टीवी को मैं और जान रहा हूँ। नोट कर लिया भाई, ये नीचे आ गया था। तो यार फ्रैक्शनल एरर मैंने कहा, एरर में ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, फ्रैक्शनल एरर। एरर में ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड कर दो और उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, परसेंट एरर। इतनी बात जनता को क्लियर है। देखो यार, अब बात आती है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो एक ही ऑब्जर्वेशन करके आंसर निकाला है या बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से आंसर निकाला है। अगर हम किसी चीज का ऑब्जर्वेशन एक ही बार करते हैं तो कितनी एरर व्यक्त करना चाहिए। मैंने कहा कि हमेशा चीजों को एरर संभावना के साथ लिखना चाहिए, तो कितना लिखें, इसके भी साइंटिस्ट ने रूल बना रखे हैं। तो यार इसका रूल क्या है कि अगर हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया है एक ही बार, तो जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी एरर व्यक्त करना चाहिए। नहीं, जैसे हमने घड़ी के टाइम को सेकंड से मेजर किया, मैंने कहा कोई घटना 4 मिनट 5 सेकंड की है, तो उस 4 मिनट 5 सेकंड की घटना में अगर गलती हो सकती है तो कितने की हो सकती है, 1 सेकंड की। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो 4 मिनट 5 सेकंड से 6वां सेकंड होने ही वाला था, और क्योंकि सुई मूव करने ही वाली थी हमने तुरंत ध्यान हटा लिया, 5 पे देख लिया, यानी 99 तक 5.99 सेकंड तक 5 ही दिखता है ना, तो क्या वो 0.99 की गलती हो सकती है कि नहीं। यानी किसी चीज की गलती की संभावना उसकी लीस्ट काउंट तक हो सकती है। जैसे हमारी कार में किलोमीटर का वो बन के आता है कितने किलोमीटर चली है, तो क्या पता है, मान लिया 8,553 किलोमीटर चली है अब तक, 553, और वो 54 होने ही वाली है, तो भी तो 53 ही दिखाएगा जब तक वो पूरा। तो इसका मतलब उसमें कितनी गलती की संभावना है, 1 किलोमीटर की। अगर एक मेजरमेंट किया गया है एक रीडिंग से, यानी एक ही मेजरमेंट किया गया है, मल्टीपल मेजरमेंट नहीं किए गए हैं, तो उसमें हमें जो व्यक्त करना है गलती कितनी व्यक्त करना है, जितनी वो लीस्ट काउंट रखता है। नहीं तो मैं पूछूं, बताओ यार, हमारे घड़ी की जो ये जो वॉच है, इस वॉच का मिनिमम लीस्ट काउंट कितना होता है, तो इसका डेल्टा ए समय को हम क्या लिखेंगे, हाँ इसका डेल्टा ए क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड। जो हमारे मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, कभी ध्यान दिया है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, हाँ उसका होता है 0.01 सेकेंड, उसमें 100 डिजिट चलते हैं। अब मुझे नहीं पता, अगर एडवांस मोबाइल आ गया है तो उसमें 1000, अगर 1000 चलेंगे भी तो कौन यार उसको रोक पाएगा समय से। इतना तो हमारा रिएक्शन टाइम होता है कि कोई घटना खत्म हुई, उन्होंने कहा कि अब रोको, तो जब तक वो रोको बोलेगा तब तक 10-15 डिजिट आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टॉप वॉच का ये रहता है। जो हमारा स्केल होता है जिससे हम लंबाई मेजर करते हैं, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, तो उसमें एरर कितना लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 mm सॉरी, 0.1 सेंटीमीटर, या उसको कितना लिख सकते हैं, 1 mm बोल सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। स्क्रू गेज का कितना होता था, 0.01 mm। तो यही उसकी लीस्ट काउंट होगी। यानी इसका कोई आंसर, मान लिया हमने नॉर्मल स्केल से कुछ मेजर करके निकाला है 5.3 सेंटीमीटर, तो उसके साथ प्लस माइनस क्या लिखोगे, प्लस माइनस 0.1, क्योंकि इतनी लंबाई के लिए हम ट्रू नहीं है, इतनी लंबाई के लिए हम श्योर नहीं है। ये लिखने का तरीका रहेगा। क्या बात समझ में आ गई है। कोई टाइम पीरियड हमने घड़ी से नापा है या स्टॉप वॉच जो लैब में होता है, मान लिया मैंने लिखा यार कोई घटना 15 सेकेंड की है, तो 15 सेकेंड के साथ प्लस माइनस क्या लिखोगे, 1 सेकेंड। क्या समझ में आ गई बात। तो यार ये 1 सेकेंड एब्सोल्यूट एरर है या फ्रैक्शनल एरर है या परसेंट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि 1 सेकेंड यूनिट वाली चीज है। अगर कोई पूछे यार कि इस आंसर में 15 को मैं 20 कर देता हूं, 20 प्लस माइनस 1 सेकेंड, बताओ 20 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इसका क्या है, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए इसका कितना है, 1 सेकेंड। बताओ फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, 1/20। परसेंट एरर कितना हो जाएगा, 1/20 × 100। क्या ये बात समझ में आ गई है।
कोई दिक्कत है? इस तरह की बातें होंगी, समझ जाएंगे। एक मैं खास तरह की लैंग्वेज तुम्हें याद दिला रहा हूं, कभी देखी होगी। इसमें कुछ नोट करना चाहेंगे? नहीं, ये बातें सबको पता है कि सबका लीस्ट काउंट कितना होता है। ठीक, एक मैं खास तरह की लैंग्वेज याद दिला रहा हूं। कई बार क्या किया जाता है कि पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो तुम्हें देखा होगा जब पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है और हमारे हाथ में एक स्टॉप वॉच होता है। स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए हो कि नहीं? अक्सर स्कूल वाले लैब तो रखते हैं बट लैब असिस्टेंट नहीं रखते हैं, तो उस चक्कर में लैब कभी खुल नहीं पाता है। और जब खुलता है तो एक ही एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स। तो कितने लोग अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट किए हैं? ओके, कितने लोग वर्नियर से आगे बढ़ के पेंडुलम तक पहुंचे हैं? वर्नियर ही किया है केवल? अच्छा अच्छा अच्छा, पोटेंशियोमीटर वगैरह किया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में हमें स्टॉप वॉच दिया जाता है और धागा, वो बॉब सब दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई ऐसा है, इसको झुलाने के लिए छोड़ दो और कम से कम 10-15 ऑसिलेशन हो जाए, उसका टाइम पता करो। नहीं, मान लिया हमने 15 ऑसिलेशन का टाइम 30 सेकेंड पता किया, 30 सेकेंड, तो बताओ उस 30 सेकेंड में कितनी गलती हो सकती है? 1 सेकेंड की। तो यार वो 15 ऑसिलेशन में 1 सेकेंड की गलती है ना। अगर मैं एक ऑसिलेशन करने को देता तो एक ही ऑसिलेशन में 1 सेकेंड की गलती हो जाती। तो ज्यादा ऑसिलेशन कराने से फायदा क्या है? फायदा यह है कि वो गलती 15 ऑसिलेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और एक ऑसिलेशन कराओगे तो वो एक ही ऑसिलेशन में गलती आ जाएगी। यानी हम मान लिया कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट, और पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में कोई टाइम लिख रहे हैं 30 सेकेंड +-1। ये कितने ऑसिलेशन का है? 15 ऑसिलेशन का टाइम है। कितने ऑसिलेशन का? 15 ऑसिलेशन का। तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या लिखोगे? चलो यार मैं पेज बदल देता हूं। 15 ऑसिलेशन का टाइम ये है, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम क्या लिखोगे? हाँ, एक ऑसिलेशन का। तो यार 15 ऑसिलेशन का ये है ना, तो एक ऑसिलेशन का होगा 2 सेकेंड, उसकी ट्रू वैल्यू होगी, अरे 30/15 और +-1/15 सेकेंड। अरे भाई अगर तुम 15 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू में भी डिवाइड करोगे और एरर में भी डिवाइड करोगे। नहीं, तो देखो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो बहुत एक्यूरेट नहीं था, इंस्ट्रूमेंट तो 1 सेकेंड वाली गलती का ही था, लेकिन हमने क्योंकि रिपीटेड बहुत सारे ऑसिलेशन का टाइम एक साथ निकाला है, तो क्या उसकी जो एब्सोल्यूट एरर थी वो कम हो गई। क्या ये बात समझ में आ रहे हैं? यानी 30 सेकेंड में 1 सेकेंड की गलती संभावना थी, और अब मैं कहूंगा 2 सेकेंड में मात्र 1/15 गलती की संभावना है। क्या समझ पा रहे हैं ये बात? मैं लिख रहा हूं टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशन कर दूं यार, 20 थोड़ा अच्छा नंबर होता है। 20 ऑसिलेशन इज 40 सेकेंड। इसको हटा देते हैं। अच्छा नंबर आएगा। टाइम पीरियड ऑफ 20 ऑसिलेशन इज 40 सेकेंड। तो टाइम का आंसर हम लिखेंगे 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम क्या लिखेंगे? हाँ, 40 सेकेंड +-1 सेकेंड। ये टाइम का लिखने का आंसर है। लेकिन ये कितने टाइम को लिखने का आंसर है? 20 ऑसिलेशन का। तो बता रहे टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ, यार उसका बटन 2 नंबर पे दबा दो, थैंक्स। टाइम पीरियड ऑफ 2 ऑसिलेशन क्या लिखोगे? वो लिखोगे T/1 ऑसिलेशन, सॉरी 1 ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन, दैट इज टाइम पीरियड। कितना आएगा यार? T/20, यानी 40 +-1/20, तो कितना आ जाएगा? 2 +-1/20। क्या ये बात समझ में आ रही? तो ये उसका एब्सोल्यूट टाइम पीरियड है, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड।
ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड कितनी आ गई, 2 सेकेंड, और एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई, 1/20 सेकेंड। क्या तुम कह सकते हो कि अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर कम से कम रखना है तो ऑसिलेशन हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर मैंने इसमें 30 ऑसिलेशन किए होते तो वो 60 सेकेंड आता लगभग, और उसमें गलती ±1 की होती, नहीं लगभग, हमें पता नहीं, हो सकता है 59 आता। लेकिन ज्यादा बड़े डेटा से जो गलती होती है एक ऑसिलेशन की, उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो ये बताओ कितना आ गया, 1/20। कोई पूछे यार फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, बताओ। ये तो एब्सोल्यूट एरर आई ना, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा? हाँ, फ्रैक्शनल एरर कितना होगा यार? वो लिखेंगे 1/20 अपॉन 2। कितना आ गया यार? अरे 1/40 आ गया भाई। नहीं, अच्छा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि तुमने इस पूरे टाइम में 20 से डिवाइड किया था, तो इसमें भी 20 से और इसमें भी 20 से। तुम ना करते, अगर तुम्हें एब्सोल्यूट एरर की जगह फ्रैक्शनल एरर ही लाना थी, तो तुम यहां से भी बताओ। अच्छा, इसका फ्रैक्शनल एरर क्या है? 1/40 है। मतलब यार फ्रैक्शनल एरर चाहे 20 ऑसिलेशन से ला दो, चाहे एक ऑसिलेशन से ला दो, उसके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आ रहा है क्या? तुम देखो यार, यहां भी 1/40 आया है और वहां भी 1/। दूसरा परसेंट एरर बताए, परसेंट एरर कितना आएगा? तो परसेंट एरर होता है डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो डेल्टा ए कितना है? 1/20। ए कितना है? 2 इंटू 100 करोगे तो ये कितना आएगा? 1/40 इंटू 100, मतलब कितना? 2.5%। क्या बता, यहां से अगर कोई परसेंट एरर निकालता तब क्या आता? अरे तब भी कितना आता? 2.5। यानी यार चाहे तो हम 20 ऑसिलेशन से परसेंट और फ्रैक्शन निकालें, चाहे एक ऑसिलेशन से परसेंट और फ्रैक्शन निकालें, दोनों से सेम आता है। लेकिन हमें मेन देखना क्या है? एब्सोल्यूट एरर कितना आता है। बात क्लियर है भाई? नोट करें, ये एग्जांपल नोट करें। टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन कैसे लिखा जाता है, और दूसरी बात परसेंट एरर, फ्रैक्शनल एरर दो तरीकों से निकाल सकते हैं, ओवरऑल वैल्यू से या एक टाइम पीरियड से। 20 ऑसिलेशन के टाइम से भी निकाल सकते हैं और एक ऑसिलेशन के टाइम से भी वही काम कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम पीरियड एरर लिमिट के साथ बताओ और परसेंट और फ्रैक्शनल एरर बताओ। तो टाइम पीरियड का आंसर एरर लिमिट के साथ मैंने ये लिख दिया है ना। और फ्रैक्शनल एरर चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, दोनों से ही फ्रैक्शनल एरर सेम आता है, परसेंट एरर सेम आता है। इतनी बात क्लियर है भाई?
diameter of a wire is measured .53 mm, ठीक है, 2.54 mm कर देते हैं. Write it with error limit. इसको एरर लिमिट के साथ क्या लिखोगे? नहीं, जस्ट अ क्वेश्चन थोड़ा चेंज है. राइट द रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर विद एरर लिमिट. हमें यार रेडियस का आंसर एरर लिमिट के साथ लिखना है, डायमीटर का नहीं. दिया क्या है? डायमीटर. और वैसे भी हम जब वर्नियर या स्क्रू गेज से कुछ नापते हैं तो तार को पूरा फंसाएंगे, तो जो मेजरमेंट देगा वो किसको देगा? डायमीटर का. रेडियस पता करने का कोई तरीका होता ही नहीं है. तो हमने डायमीटर इतना पता किया है, तो तुम्हें बताना है रेडियस क्या लिखोगे. बस पहले डायमीटर लिख देते हैं. तो डायमीटर लिखोगे 2.54 प्लस माइनस, अरे भाई स्क्रू गेज किससे निकाला है? अच्छा, ये हमें नहीं बताया है कि किससे निकाला है, तो भी समझ नहीं आ रहा है. डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आंसर है, इसका मतलब ये किससे निकाला गया होगा? स्क्रू गेज से. तो हम साथ में प्लस माइनस क्या लिखेंगे? 0.01 mm. तो ये किसका आंसर है? डायमीटर का. अब कोई पूछे यार रेडियस का आंसर क्या होगा? तो रेडियस का आंसर होगा डायमीटर डिवाइड बाई 2. तो वो आएगा प्लस माइनस 0.1 बाई 2. तो कितना आ गया? 1.27 प्लस माइनस 0.05. ये रेडियस का आंसर है. अगला क्वेश्चन है यार, अगर मैं इसी में पूछूं कि फ्रैक्शनल एरर क्या है, बता यार फ्रैक्शनल एरर क्या है, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा इसकी तरफ मत देखो, क्योंकि इससे भी वही आंसर निकलता है, इससे भी वही आंसर निकलता है. तो फ्रैक्शनल एरर यहां से कर लेते हैं. क्या लिख देते हैं? 0.1 अपॉन 2.54. कोई कहे परसेंट एरर क्या है, ठीक है, कैलकुलेट मत करो, बस लिख दो 0.254 इंटू 100. हाँ, कितना आएगा? 01, सॉरी 01. तो ये कितना आ जाएगा? 05, सॉरी 05. हाँ, आप सही है भाई. फ्रैक्शन में यहाँ क्या लिखना है? 0.01. यहाँ क्या लिखना है? 0.01. अभी ठीक है? ठीक. कैलकुलेशन रहने दें, केवल अभी इस पे ध्यान दें करना क्या है. अभी बहुत गंदा डेटा है, इसका कैलकुलेशन करोगे बढ़िया नहीं आएगा. तो अभी मैंने बताई है केस 1, जब हम एक ऑब्जर्वेशन करें और उसका आंसर लिखें, एक ऑब्जर्वेशन करके आंसर लिखें, तो एक ऑब्जर्वेशन में हमेशा एरर कितनी होती है? उसके लीस्ट काउंट के बराबर होती है. तो मैंने यहां पर देखो यार, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड होता है. हो सकता है कोई अलग दे तो अलग भी लिख सकता, हो सकता है 0.5 सेकंड हो तो तुम यहां बगल में क्या लिखते? 0.1. यहां मैंने आंसर कैसे लिखा है? वर्नियर कैलिप. ये किसका आंसर है? ये कैसे पता चला? 2.54 देखा तो हमें समझ में आ गया कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस डिजिट तक सही सही आंसर देता है, उसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.01. क्या इतनी बात जनता को क्लियर है? किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं. हाँ भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं. अभी मैं कह रहा हूं कि चलो एक ऑब्जर्वेशन से हम भरोसा नहीं करते हैं. कितने करते हैं? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो अगर हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तब आंसर कैसे लिखना है? तो ऐसे ही लिखना है यार, जैसे पहले लिख रहे थे, है ना. उसमें भी एक ट्रू वैल्यू होगी और उसके बगल में एक क्या होगा? एरर होगा. लेकिन अब ट्रू वैल्यू के साथ इस आंसर को मैं मीन वैल्यू भी लिखूंगा
और साथ में लिखना चाहो तो ट्रू वैल्यू भी इसी को कहा जाता है। यानी एक वो वैल्यू जो हमने दी है और साथ में एक चीज क्या लिखते हैं, कितनी संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। तो कितनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, डेल्टा ए। ये डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर, या इसका अब हम थोड़ा और मॉडिफाइड नाम दे रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन शब्द बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस बार एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए हैं। मान लिया हम यार कोई चीज, एक ही चीज को कई बार मेजर करते हैं। मान लिया हमने A1, A2, A3 ऐसे ऐसे कम से कम n ऑब्जर्वेशन किए हैं, तो हम A1 को सही माने, A2 को सही माने, A3 को या AN को, किसको सही माने? तो मैं कहूंगा किसी को सही ना मानो, क्या कर लें, इनका हम मीन निकाल लें, है ना। तो इनका मीन क्या आएगा, सबको ऐड करना है और डिवाइड पे जितने ऑब्जर्वेशन हैं उतने से, 4 है तो 4 से, 10 है तो 10 से डिवाइड कर देना है। क्या ये जो मीन आएगा उसी को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। मीन, इसको मीन वैल्यू भी कह सकते हैं और इसी को हम सच मान लेते हैं, तो यही हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो यार अगर ये ट्रू वैल्यू है, इसमें एक गारंटी है कि इन सारे ऑब्जर्वेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू आई होगी, ये आंसर उससे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आई होगी उससे छोटा होगा। भाई मीन हमेशा क्या होता है, सबसे छोटे से बड़ा आता है और सबसे बड़े से छोटा आता है। क्या ये बात की इसमें गारंटी है कि जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे से बड़ा आएगा और सबसे बड़े से छोटा आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मीन कह रहे हैं, है ना। यानी वो बीच की कोई वैल्यू रखेगा और उसी को हम सच मान लेते हैं। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब A1 सही नहीं है, A2 भी सही नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गलती होगी। अगर हम ये पता करना चाहें कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट में कितनी कितनी गलती हुई है, तो कैसे पता करोगे? हम अगर पहली गलती निकालना चाहें पहले एक्सपेरिमेंट में, तो क्या करोगे यार, हम A1 में A मीन का अंतर ले लेंगे। कोई पूछे नहीं दूसरे की गलती बताओ, तो हम A2 में A मीन घटा देंगे। तीसरे की गलती बताओ, क्या करेंगे, क्या ऐसे करते जाएंगे। अच्छा बताओ, अगर हम ऐसा करेंगे तो इनमें से कुछ आंसर पॉजिटिव आएंगे और कुछ ये पक्की बात है। क्यों, A1, A2, A3, AN जो वैल्यूज थी वो A मीन से कहीं कहीं ज्यादा थी और कुछ कुछ कम थी। तो जिनमें A मीन कम है उनमें आंसर कैसे आएंगे, जिसमें A मीन कम है उसमें पॉजिटिव आएंगे, और जहां A मीन ज्यादा है वहां नेगेटिव आएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 के आंसर होंगे उनमें हर तरह के आंसर आएंगे, पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। अगर कल को इन सारे आंसर को कोई जोड़ दे, सारे आंसर्स को, तो क्या लगता है यार ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू में तुम देखोगे कि कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं, और अगर लार्ज नंबर पे अगर तुमने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये आंसर जीरो के बहुत करीब आएगा। ये पक्की बात है कि ये आंसर जीरो के बहुत करीब आएगा। जो हम लोग बात करते हैं कि रैंडम एरर का कोई भरोसा नहीं, कई बार फेवर में होता है और कई बार अपोज में, यानी कई बार वैल्यू को बढ़ा देता है और कई बार घटा देता है। तो अगर रैंडम एरर सही में बहुत रैंडम है तो ये आंसर जीरो को टेंड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आंसर पॉजिटिव आएंगे और कुछ निगेटिव आएंगे, तो सबका सम करोगे तो वो आंसर किसके करीब आना चाहिए, जीरो के करीब आना चाहिए। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? अब बात आती है, ठीक है हमें पता चल गया ट्रू किसको मानना है और ट्रू के अलावा सब गलत हैं, तो ये गलती मैं क्यों निकाल रहा हूं सबकी, जो हो गई तो हो गई। हाँ, क्योंकि हमें यार ट्रू वैल्यू के अलावा ये भी तो डिक्लेयर करना होता है कि कितनी गलती की संभावना है, कितनी गलती की संभावना है। तो यार अब कितनी गलती की संभावना है वो बताने के लिए एक तरीका साइंटिस्ट ने कहा कि भाई तुम इतने एक्सपेरिमेंट करे, सब में कुछ ना कुछ गलती थी, सब में कुछ ना कुछ गलती थी। अब सबकी गलती तुम निकाल चुके हो, तो गलती का भी एवरेज ले लो। क्या ले लो, एवरेज। लेकिन एवरेज और मीन में थोड़ा अंतर होता है। एवरेज किया जाता है सीधे सीधे सम करके, और मीन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके
एवरेज किया जाता है। यार अगर तुम साइन के साथ एवरेज ले लेते तो आंसर 0 ही आ जाता। तो यार एक नाम दिया गया है मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है सारी एरर को पॉजिटिव मान के सम करना, सारी एरर को पॉजिटिव, ऐसे मॉड लगाने डॉट, ये 2 लाइनें का मतलब क्या होता है, सबको कैसा माना है, पॉजिटिव मान के उनको जोड़ना और फिर n से डिवाइड करना। सब गलती है और गलती का एवरेज निकालना है, और जो गलती का एवरेज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो यार मैंने 2 चीजें यहां लिखी थी, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और ये क्या है, मीन ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ट्रू वैल्यू लिखते हैं। बात समझ में आ गई। सिंगल एक्सपेरिमेंट में ये लिखना आसान होता है, मैनी एक्सपेरिमेंट में लिखने के लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। नोट कर ले। ये भी नोटेड है क्या? है तो हेडिंग डाल के लिख दो, समय बचाओ क्लास का। हेडिंग तो डाल दो यार कम से कम। शुरू कर दिया है तो कर ही लो फिर। मात्र 138 कम है ना यार बहुत। वो जो पहले जमाने के पिक्चर ट्यूब वाले टीवी आते थे, वो मुझे लगता कम से कम 150-200 वाट के होते थे। इतना छोटा टीवी होता था, इतना छोटा। हाँ हाँ, 100 वाट का बल्ब होता था। अब इतना बड़ा टीवी है, टीवी कहेंगे इसको, और पैनल बोलते हैं लोग, ताकि थोड़ा क्लास में टीवी लगा है ऐसा कहने में अच्छा नहीं लगता ना। है तो टीवी ना भाई। इसमें टीवी चलाया है मैंने, जब घर पे लगा था तो मैं इस पर टीवी चलाया करता था। इसमें कलर ऑप्शन ज्यादा है। नोट कर लिया भाई लोग। माइक बंद हो गया क्या है? हेलो, ये नोट कर लिया भाई लोग। तो हम लोग यार इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। ये कुछ मैंने रीडिंग्स दी हैं, तो हमें यार लेंथ के एवरेज लेंथ लिखना है। इन्होंने एक ही चीज पूछी है, एवरेज लेंथ पूछा है। मैं साथ में ये भी पूछ रहा हूं एरर कितना होगा। एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर
कितना होगा, जिसको हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना, सब एक ही बातें हैं। दो चीजें हमें पता करना है कि लेंथ को क्या लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू क्या होगी। एवरेज लेंथ का मतलब ट्रू वैल्यू होता है, और साथ में मैंने पूछा है उसका एरर कितना होगा। लिख पाएंगे भाई? एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, मैंने दो क्वेश्चन बना दिए हैं। डेटा लिख दो यार, अभी इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज लेंथ लाना है, और एवरेज कैसे आता है, सबको ऐड करना है। कितने डेटा हैं, 1 2 3 4, सबको ऐड करना है और 4 से डिवाइड करना है। 2.51, 2.49, 2.48, 2.55 और 4 से डिवाइड करना है। पहले तो मुझे बताओ ये ऐड करने के बाद कितना आया है, 10.03 आया है एग्जैक्टली, या और आगे भी आया है। डिवाइड बाई क्या करना है, 4 करना है। तो ये कितना आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा। एग्जैक्ट कैसे आ सकता है, पूरा बताओ यार तुम लोग। 2.57 आ रहा है। हाँ यस यस, यहां का रूल, सम का रूल क्या है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने डिजिट का आंसर लिखना होता है। हाँ 57 आ रहा है, 507 आ रहा है, 2.507 आ रहा है। यार मैं डिवाइड करके बताऊं क्या, 2 आया है ना, डेसिमल हटाएंगे, यहां पे डेसिमल लाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 5, फिर क्या यहां 3 बचेगा, और 3 में डिवाइड नहीं हो सकता है 4 का, तो एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ेगा, तो इतना आएगा। बल्कि उसके आगे भी करना चाहे तो थर्ड आंसर। अभी मुझे बताओ, मुझे यहां तक आंसर छोड़ना है, कैसे पता यहां तक छोड़ना है? हाँ तो ये कितना आएगा, 2.5, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या 1, सारे आंसर। तो ये किससे मैच कर रहा है, बी से। यार ड्रॉप करते हैं तो रूल के हिसाब से ड्रॉप करते हैं, ऐसे नहीं ड्रॉप कर सकते हैं, रूल के हिसाब से ड्रॉप करना है। हाँ तो उससे क्या रूल में फर्क पड़ेगा, अगर मुझे ऑप्शन सारे इन्हीं डिजिट्स में दिख रहे हैं तो 4 में से ही हमें आंसर टिक करना है ना। और एक और बात है यार कि ये सारे मेजरमेंट कितने डिजिट के थे, 3 डिजिट के थे, तो ये आंसर भी उसी के जैसा लिखना है। तो ये कितना आएगा, 2.51। हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है तो क्या लिखेंगे, 2.51। ठीक है,
अभी अगला क्वेश्चन है मेरा कि इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। तो एरर निकालने का तरीका क्या होता है, हम सबको माइनस करेंगे, यानी हम 2.51 से पहले 2.51 घटाएंगे तो पहला जीरो आ गया, फिर 2.49 से 2.51 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 2.48 से 2.51 घटाएंगे तो कितना आएगा, -0.03, फिर 2.55 से 2.51 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, +0.04। क्या ये सारे एक्सपेरिमेंट की अलग अलग एरर आ गई हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता था, बता, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता था, सारी एरर को जोड़ दो, क्या उनको साइन लेके जोड़ा जाता था या बिना साइन लिए, पॉजिटिव साइन लेके जोड़ा जाता है, और डिवाइड भी कितने से करना है, 1 2 3 4। यार ये भले जीरो आया है ऐसे नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है, 4 से डिवाइड करना है हमें। तो पहले तो इनको जोड़ो, कितना आ रहा है, 0.04 था ना है, हाँ 4 3 7 दोनों, 0.09 डिवाइड बाई 4, 09 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा 0.0, कितना आ रहा है, 0.0225। हमें यार कितने डिजिट का आंसर लिखना चाहिए, देखो यार अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम डिवाइड वाला रूल सोच सकते हैं। बता यार इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यार देखो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, बिल्कुल सही बात है, हाँ एक ही, ये वाला नहीं काउंट करेंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यार हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देना है, तो यानी यहां पे राउंड ऑफ कर दे तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। तो क्या आगे 2 5 लिखा है, 2 के आगे 2 5 लिखा है और 2 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा होता है तो उसका कोई असर कैरी, यानी इसका आंसर हम लिखेंगे 0.02। एरर कितनी लिखी जाएगी, 0.02। यार बताओ 0.0003 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वो रूल याद है कि ऑर्डर बोला जाए या ना बोला जाए उसको बिना बोले भी काम हो सकता है, इसलिए यहां पर एक ही सिग्निफिकेंट बोला। तो यहां भी तो तुम कहो तो अच्छा, तुम अगर इसके 2 बोल रहे हो तो इसके भी 2 बोलो, अगर तुम्हारे रूल गड़बड़ है तो भाई ये भी तो फिर तुम्हारे रूल के हिसाब से 2 हो गया, तो सही तो है, बट रूल सुधार ले। क्लियर है भाई, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, एक है, एक डिजिट का हमने आंसर दिया। क्लियर है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम लोग अभी तक ये समझे हैं कि एरर, कोई एरर कैसे लिखी जाती है और ट्रू वैल्यू कैसे लिखी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला है जिसमें एक से ज्यादा मेजर्ड रिजल्ट हैं, वो फॉर्मूला कैसा हो सकता है, वो फॉर्मूला सम का हो सकता है, वो फॉर्मूला डिफरेंस का हो सकता है, वो फॉर्मूला प्रोडक्ट का हो सकता है और डिवीजन का, ज्यादा यही संभावना है। तो अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, डिवीजन इन पे डिपेंड करता है, तो अगर सब कुछ एररफुल है तो आंसर भी एररफुल होगा। मैं कह रहा हूं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q जो A और B के सम, A और B का सम होता है, क्यों होता है, ऐसे डिफाइंड है या कोई कारण है कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होंगे जो सम में होते हैं, जैसे V = U + AT है तो U और AT का सम होता है ना। तो अगर हमें सम करना पड़े जिसमें A भी एररफुल है और B भी एररफुल है, तो क्या Q भी एररफुल होगा क्या, बिल्कुल होगा। डिफरेंस करना पड़े, मान लिया B - A करना पड़े तो B एररफुल है, A एररफुल है तो Q भी, या कल को हम कोई ऐसा AB² टाइप का काम करते हैं प्रोडक्ट डिवीजन का, ये अगर एररफुल है तो Q एररफुल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम ये बात करने वाले हैं कि कितना एरर Q में आएगा, यानी अब हम ABC की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं Q पे उसका असर कितना कैरी होगा। क्या बात समझ रहे हैं, अब तक हम एक
मेजरमेंट की बात कर रहे थे। अब हम कई मेजरमेंट से उसका फर्क किसी और पे क्या पड़ेगा ये डिस्कस करने वाले हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं ये पहले तो समझ में आना चाहिए। पहले हम सम डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर प्रोडक्ट डिवीजन समझ लेंगे। क्लियर है? मैंने यार एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे दो वैल्यूज ले लिए हैं, ए बी, मैंने ए ले लिया है 2 प्लस माइनस 0.1, बी ले लिया 3 प्लस माइनस 0.2। तो यार ये प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, ये भी प्लस माइनस भी लिखा जाता है, क्यों? क्योंकि यार हमारे कहने का मतलब है कि ये 2 के लिए हम श्योर नहीं है, श्योर नहीं है तो इसमें 0.1 की गलती हो सकती है। तो 0.1 की गलती फेवर वाली भी हो सकती है, यानी ये 2 के लिए हम ये कह रहे हैं कि ये 1.9 भी हो सकता है और 2.1 भी हो सकता है, हम 2 के लिए श्योर। इसी तरह से अगर मैंने 3 प्लस माइनस 0.2 लिखा है तो इसका मतलब ये 3.2 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। ये ऐसे लिखने का ये मतलब है नहीं। तो अगर ये एररफुल है तो उसका आंसर भी, चलो मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, 2 प्लस माइनस 0.1 प्लस 3 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो बता 2 और 3 ट्रू वैल्यूज मानी गई हैं, तो इनका सम कितना आ जाएगा 5। लेकिन क्या जब 2 पे श्योर नहीं है, 3 पे श्योर नहीं है, तो 5 पे श्योर हो सकते हैं क्या? तो कितनी गलती की संभावना है? तो वो संभावना को हम अगर यहां कलेक्ट करें, देखो यार प्लस माइनस इधर भी है, प्लस माइनस इधर भी है, तो प्लस 0.1 प्लस 0.2, ज्यादा से ज्यादा प्लस 0.3 की गलती हो सकती है। प्लस 0.1 माइनस 0.2, ये कितना आएगा माइनस 0.1। ये प्लस प्लस ले लिया, एक बार प्लस माइनस ले लिया, अब ले लेते हैं माइनस 0.1 प्लस 0.2, ये कितना आएगा प्लस 0.1 माइनस 0.1 माइनस 0.2, ये कितना आएगा माइनस 0.3। यानी बताओ अगर ये प्लस माइनस संभावनाएं हैं तो गलती ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव साइड इतनी हो सकती है और नेगेटिव साइड भी इतनी हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है, तुम सोच के देखो यार, ये 2 ना होके 2.1 होता और ये 3 ना होके 3.2 होता, तो फिर ये सम भी 5 ना होके 5.3 होता कि नहीं? इसका मतलब ये 5.3 हो सकता है कि नहीं भाई? अगर इसमें संभावना है गलती की तो इसमें भी संभावना है कि नहीं? सोचो ये 2 ना होके 1.9 होता और ये 3 ना होके 2.8 होता, तो ये भी तो 5 ना होके 4.7 होता एक्सट्रीम केस में, वर्स्ट सिचुएशन में। यानी वर्स्ट सिचुएशन में ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 5.3 और कम से कम कितना हो सकता है 4.7। यानी वो गलती बेसिकली अलग अलग गलतियों का सम है। तो ये बात इतना करके दिखाने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसे ही समझ जाना चाहिए कि 5 प्लस माइनस 0.3 आएगा। और ये जो एरर है उसका रूल अभी तुम्हें स्पष्ट दिखना चाहिए कि यार सम में जो एरर आ रही है वो एरर डेल्टा क्यू लिख दी जाए। यार अब इस आंसर में इसको मैं क्यू ट्रू वैल्यू लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या होगा? डेल्टा क्यू ए के एरर और बी के एरर के सम के बराबर होगा। नहीं समझे? इसको मैं करके बार बार नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो इसमें एरर है ए की एरर और जो इसमें एरर, उनको सीधे सीधे जोड़ दो, वही एरर सम की होगी। बात समझ रहे हैं? तो चलो यार लगे हाथ हम डिफरेंस की भी बात कर ले। हाँ मैंने कहा यार बी 3 है और ए कितना है, ठीक है? तो बताओ ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो डिफरेंस ट्रू कितना आएगा 1 आएगा। और ये दोनों जुड़ेंगे संभावनाओं के साथ, तो 0.2 प्लस 0. नहीं माइनस 0.1, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, 0.2 प्लस 0.1, 0.2 माइनस का और माइनस का 0.1 और माइनस 0.2 प्लस 0. क्या संभावनाएं नई हैं या पहले जैसी हैं? अरे 4 संभावनाएं पहले भी थी, 4 संभावनाएं अभी भी हैं। तो क्या इसके साथ हमें प्लस माइनस में क्या लिखना चाहिए 0.3। यानी चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, गलती की संभावना उतनी है। कैसे? जरा इसको समझने की कोशिश करें। बी
3 लिख रहे हैं, 3.2 भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है। सोचो कि ये 3.2 हो और ये 1.9 हो, क्या ये 3.2 ये 1.9, तो आंसर कितना आएगा? 1.3 आएगा। यानी इसका मतलब ये 1 उतना ट्रू नहीं है, उसमें 0.3 की गलती हो सकती है। सोचो कि ये 2.8 हो और ये 2.1 हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 0.7। यानी ये 1 के लिए हम श्योर नहीं है, ये 0.7 भी हो सकता है और 1.3 भी हो सकता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, ये सम में भी काम करता है और डिफरेंस में भी काम करता है। एरर सीधे सीधे जुड़ती है, क्योंकि एरर संभावनाएं हैं, एरर एग्जैक्ट बात नहीं है। चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, दोनों में एब्सोल्यूट एरर यही होती है। क्या बात समझ गए हैं? तो ठीक है, एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया। अगर एब्सोल्यूट एरर पता चल गई और कल को कोई क्यू की फ्रैक्शनल एरर पूछे तो यहां कर दोगे 0.3/5, यहां कर दोगे 0.3/1। % पूछे, क्या ये सारी बातें अभी कर लोगे? एब्सोल्यूट लिख ले कैसे लिखी जाती है, और ये दोनों के लिए यही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये सम में भी काम करता है एंड डिफरेंस में भी काम करता है। ये भी चिपक जाता है यार। ये देखो नया फीचर डिस्कवर हो गया आज, 2 जगह चिपक सकता है। नोट कर ले भाई लोग। तो ये हम क्या कहेंगे? ये Q की ट्रू वैल्यू है और ये क्या है? Q का एरर है। यहां Q डिफरेंस से आया है, वहां Q सम से आया था। कितनी बात क्लियर है? मैं साथ में यार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम ये समझ पाओ कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे हैंडल करना है। केवल एल्जेब्रिक पढ़ेंगे तो शायद उतना कनेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर कल को कोई इसका फ्रैक्शनल एरर पूछे तो क्या होगा? सम में क्या होगा? ये बेसिकली ट्रू वैल्यू को एरर से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शनल एरर आएगा। यहां अगर कोई फ्रैक्शनल एरर पूछे तो ये होगा 0.3/1। % पूछे तो कर लेंगे। ठीक, अगली बात हम लोग करने वाले हैं
प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ज्यादा बातें प्रोडक्ट एंड डिवीजन में पूछी जाती हैं। हटा दे भाई, नोट कर लिया है। एक मैं हमेशा एग्जाम्पल लेके चलता हूं, कोई फॉर्मूला इस लुक का आए, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब लुक का, इसमें प्रोडक्ट भी है और डिवीजन भी है। तो यार क्यू में एरर निकालने के लिए मैं सीधा एक फॉर्मूला देने वाला हूं, कैसे आता है कहां से आता है उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, और वो फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर का नहीं है। वो फॉर्मूला किसका है? फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला देने वाला हूं। तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं फ्रैक्शनल का, और फ्रैक्शनल का समझ में आ जाएगा तो परसेंट का उसी लुक में बन जाता है। फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाई क्यू, यानी मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ये एरर का मतलब होता है सब मैक्सिमम संभावना। तो ये मैक्सिमम वर्ड कभी कभी कोई लिखता है, कभी कभी नहीं लिखता, हमेशा उसका यही मतलब है, मैक्सिमम संभावना। तो यहां आएगा डेल्टा ए बाई ए या डी ए बाई ए इंटू 1। क्यों? इसमें कितनी पावर है? कुछ नहीं लिखा, 1। फिर आएगा डी बी बाई बी इंटू 2, और यहां क्या साइन आएगा? प्लस। फिर आएगा डी सी बाई सी, और यहां क्या आएगा? 3। अब किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये नीचे है तो यहां माइनस आना चाहिए। देखो यार, हमने नीचे माइनस लिखा है, कब लिखा है? जब हम चेंज की बात करते थे। ये क्या चेंज चल रहा है या मैक्सिमम संभावना की बात चल रही है? जब मैक्सिमम संभावना की बात चलती है तो यहां सब जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा जाता है, और उसका वर्स्ट सिचुएशन क्या होता है कि यहां भी जुड़ जाए। बात समझ रहा है? यानी यहां दो में एरर बढ़ने वाली हो और नीचे वाली एरर घटने वाली हो, तो क्या वो भी तो एरर को बढ़ा देगा? समझ रहे हैं? तो हम वर्स्ट सिचुएशन के लिए क्योंकि लिखते हैं, तो एरर में हमेशा कैसा साइन आता है? प्लस साइन आता है। तो यार फ्रैक्शन एरर का ये फॉर्मूला है। डीए या डीक्यू का मतलब होता है चेंज, डीए और डीक्यू का मतलब होता है एरर या चेंज। डीए और डीक्यू का मतलब क्या है? डीए का मतलब है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो डीए बाई ए का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए। तो डीबी बाई बी का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी, टीसी। अब यार फ्रैक्शनल का फॉर्मूला अगर बन गया है तो क्या परसेंट का नहीं बना पाओगे? इसी में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबका परसेंट आ जाएगा। क्या समझ गए? यानी कल को तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जिसमें एल भी एररफुल है, जी भी एररफुल है, इसका फॉर्मूला बनाओ, बना लोगे? कोई फॉर्मूला लिख दे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें मास भी एररफुल है और रेडियस भी एररफुल है, फॉर्मूला बना लोगे? देखिए जरा कितने लोग फॉर्मूला बना पाते हैं। फॉर्मूला बनाना है, अभी मैं कोई परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। चलो यार मैं इसका बताऊं क्या? 2 पाई एल की पावर हाफ जी की पावर हाफ। तो यार के की जगह के होता है कांस्टेंट, क्या के फॉर्मूले में होता भी है तब भी एरर में नहीं आता है? तो बताओ डी टी बाई टी का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ इंटू डी एल बाई एल, प्लस या माइनस? प्लस हाफ इंटू डी जी बाई जी। समझ गए? उसका बना सकते हैं, बना ले जल्दी से। डी रो बाई रो का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, डी एम बाई एम प्लस 3 डी आर बाई आर, बस ऐसे बन जाएगा। क्लियर है?
बदले जरा। मैंने यार 3 चीजें विद एरर लिमिट रखी हैं। ये एक ही ट्रू वैल्यू है, ये एक ही एरर है। यानी एक ट्रू वैल्यू लिखी और साथ में क्या लिखा है, एरर लिखा है। ठीक है, इतनी बात सबको दिख रही है। मैं वर्स्ट सिचुएशन वाला क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वर्स्ट सिचुएशन वाला। पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए बी सी क्या होगा। ए बी और सी का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा। दूसरा, इफ क्यू बराबर के ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, मैक्सिमम, बल्कि फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम वर्ड लिखा हो एक ही बात होती है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑन क्यू क्या होगा। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन क्यू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है मैक्सिमम परसेंट एरर इन क्यू क्या होगा। ठीक, वन आया कि 10। ठीक, आ गया। बाकी लोग भी ट्राई करें। हो गया क्या। कॉपी भी खर्च करो, सब मेरा शीट ही खर्च करती रहोगी। हाँ, ये अलग अलग सबके एरर हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर ऑफ क्यू बताना है। क्यू का फॉर्मूला मैंने दे रखा है ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, यही फॉर्मूला दे रखा है। इससे कोई ये अंदाजा ना लगाए कि इसी फॉर्मूले का पूछा जाता है। हाँ, ये मैं केवल एग्जांपल लेता हूं। ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब ये फॉर्मूला है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो एरर कितना है 0.04 और ट्रू वैल्यू कितनी है 2, तो ये ए का आ गया। बी का फ्रैक्शनल एरर 0.04 अपॉन 4, ये कितना आ गया 0.1। सी का फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा 0.02 अपॉन 1, कितना आ गया। ये सबके फ्रैक्शनल एरर आ गए। आसान काम है। अगर इसी का परसेंट पूछता तो नहीं कर लेते, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देते। चलो अगला क्वेश्चन पूछा है क्यू का मैक्सिमल एरर क्या होगा। तो अगर ए बी सी एररफुल है तो क्यू भी एररफुल होगा कि नहीं। उसका सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी ए बाई ए इंटू 1, डी बी बाई बी इंटू 2 और डी सी बाई सी इंटू 3, प्लस सब जगह प्लस,
डीए बाई ए हमने क्या लाया है 0.2, डीबी बाई डी क्या लाया है 0.01, डीसी बाई सी क्या लाया है 0.02। तो सब मिला के देखो कितना हो गया यार 0.02, 0.02, 0.06, तो ये कितना आ गया 0.10। कितने लोग आ गया यार? बस यार इतना ही टाइम दिया जाएगा, बस इतनी देर में होना चाहिए भाई। ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर आ गया है। तो परसेंट एरर क्या होगा? हाँ, तो यार परसेंट एरर का फॉर्मूला तुम बनाओ अगर, तो क्या कुछ अलग लुक में आएगा क्या? तुम चाहो तो सीधे लिख सकते हो, बल्कि तुम्हें आदत यही डालना चाहिए कि सीधे लिखा जाए 2 इंटू डी बी बाई बी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डी सी बाई सी इंटू 100। बल्कि यार ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ये सब मन में चलना चाहिए। लेकिन अभी क्या मैं ज्यादा मन में चलाऊंगा तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं परसेंट एरर ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 इंटू परसेंट ऑफ ए, 2 इंटू परसेंट एरर ऑफ बी, 3 इंटू परसेंट एरर ऑफ सी। ऐसे ये आना चाहिए मन में, ये भी ना आए, लेकिन ये पता होना चाहिए, वरना कल को तो अगर क्वेश्चन कहां से शुरू किया है उस पर डिपेंड करता है ना, कि हम अपनी स्पीड कैसी बना सकते हैं। अभी देखो जरा, हमें ए का परसेंट एरर पता है क्या? ए का फ्रैक्शन एरर पता है ना, तो बस उसमें क्या करना है 100 से, यानी 0.02 के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसका कितना यार, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि सबका फ्रैक्शन एरर आ चुका है ना 0.10, उसके साथ 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 10%। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अभी क्या है कि अक्सर क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं किया जाता है, अक्सर क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं किया जाता है। क्वेश्चन कहां से शुरू किया जाता है? कहेगा परसेंट एरर ऑफ ए इज 2%, परसेंट एरर ऑफ बी इज 1%, परसेंट एरर ऑफ सी इज व्हाट 2%। सोचो यार, वो मैंने तुमसे करवाया है, कल को क्वेश्चन बनाने वाला ये सीधे सीधे दे दे, तो यार तुम्हें ये क्वेश्चन मुझे लगता है 10 सेकंड में करना चाहिए। क्यों भाई? ए की पावर दिख रही है 1, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे। बी की पावर दिख रही है तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे। सी की पावर दिख रही है 3, उसके साथ कितना 2, तो देखो यार 2 2 6 कितना आ गया 10%। क्वेश्चन ऐसे पेश करने की संभावना ज्यादा है, बट तुम्हें वह सिचुएशन आना चाहिए हैंडल करना, यानी ऐसे पेश करे तो परसेंट बनाना पड़ता है, वैसे पेश करे तो परसेंट बना बनाया दे देता है। क्या बात समझ में आ रही? पूरी बात क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत है भाई लोग? तो उम्मीद करो यार ऐसा क्वेश्चन आए नहीं, ये उम्मीद करो कि ऐसा क्वेश्चन आए, बाकी सब गलत करें और तुम सही करो। हाँ, उम्मीद तो यार दूसरों का बुरा और अपना अच्छा सोचना पड़ेगा, तभी कंपटीशन में हम लोग आगे निकलेंगे। हम लोगों को यहाँ पे बड़ा क्या कहते हैं उसको, बायस्ड होना पड़ता है, पक्षपाती होना पड़ता है। कंपटीशन निकालने के लिए भाई यही करना पड़ता है, दूसरे का बुरा होगा तभी तुम्हारा बढ़िया होगा। क्वेश्चन वहां से शुरू किया जाएगा तो बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, यहां से शुरू किया जाएगा तो लोगों की इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होती है कोई गलत नहीं करेगा। तुम्हारी प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन है जो शायद ही कभी पूछा जाए, शायद ही कभी पूछा जाए। हाँ, तो रहने देते यार, चलो इसी पे प्रैक्टिस करते हैं जो पूछा जाएगा। ये नोट कर लिया सबने? हटा दें। चलो यार एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग। क्या मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला बताना चाहिए? हाँ, डेंसिटी होता है
मास बाय वॉल्यूम। क्या मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना चाहिए किसी स्फीयर के लिए, है ना? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। जिसका हो जाए बुला के दिखा सकता है। जब मैंने डेंसिटी विद एरर लिमिट पूछ लिया है, मुझे और क्वेश्चन पूछना है। नहीं तुम लोग, पहला क्वेश्चन है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इन रो कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत बाद में मैं पूछूंगा, पहले इस पे ध्यान दें यार, फ्रैक्शनल एरर। और दूसरा क्वेश्चन है परसेंट एरर इन रो। ये लास्ट क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा, पहले इतनी बात कर लें। जो तुम्हें आता है पहले वो तो पक्का कर लें। डेंसिटी का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? इसमें राइट क्लिक करने पे, सॉरी, इसमें जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐसे राइट क्लिक, और यहाँ फुल स्क्रीन, हाँ यहाँ आ गए, खिसका के इधर, तो ये पूरे स्क्रीन में दिखने लगता है। रिकॉर्डिंग चालू है ये तो पता ही चल गया है यहाँ से। और फिर अगर यहाँ से फुल स्क्रीन कर दोगे तो दूर से ये पता रहेगा कि चीज़ें सही जा रही हैं कि गड़बड़ जा रही हैं, है कि नहीं? वहाँ से दिखेगा भी कि हाँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है। ये नोट कर लिया है? ये वाला किसका हुआ है, कोई दिखाएगा? कहाँ पहुँचे? दिखाने का मन नहीं कर रहा है, आ जाए। अरे यार ये क्या बात है? परसेंटेज नहीं आ रहा है, 0.1/2, 0.1/4। अच्छा तुमने निकाल लिया है तो 0.05 आएगा बेटा ये यहाँ, और यहाँ आएगा 0.075 आएगा यहाँ। सर काटने के बाद नहीं सर, डायरेक्ट करके सर यहाँ पर करके। अच्छा डायरेक्ट क्या 4 LCM ले लिया तुमने? 4 LCM ले करके किया। तो ये कितना आ गया? सर 0.5/4। सर परसेंटेज में सर ये आ जाएगा 12.5, और वैसे कितना है? 0.125। यस सर। हाँ सही है, 125। हाँ ठीक है। हाँ डेसिमल में नहीं लिख पाओगे इसको, लिखो 175 आ रहा है, उनका 125 आ रहा है। हाँ 0.125 आया, देखो क्या गलती है। डेल्टा m/m 1/4। ये कितना आया है बेटा? 0.1/4 आएगा। पॉइंट कैसे हट गया? m तो 8 था ना। अच्छा ये तुमने पहला लिखा है रेडियस वाला, तो मास क्यों लिखे उसको? वो रेडियस है, डेल्टा r/r है।
करो, पूरा करो। ये मास का फ्रैक्शनल एरर है, ये रेडियस का फ्रैक्शनल एरर है, फिर डेंसिटी का हमें लाना है। नहीं तो हमने सीधे रेडियस में फॉर्मूला बना लिया है ना। क्या फॉर्मूला है रेडियस में? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो डी रो बाई रो का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 इंटू दिस। अच्छा, तो अब यहां वैल्यू रखना है बस, dm बाई एम क्या लाया है और ये रखो यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा। तुम्हारा वाला आ रहा है हैं? तो यार इससे तो बुरी कोई बात ही नहीं हो सकती यार। डेल्टा रो बाई रो का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम, या डेल्टा लिखो डी लिखो एक ही बात होती है, कोई इसमें ना घबराए, प्लस 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। अब यार ऐसा है भाई, मास इधर लिखा है, रेडियस इधर लिखा है, क्रम ना बिगाड़ देना। हाँ भाई, 1 इंटू डेल्टा एम बाई एम कितना? 0.2 बाई 8, 0.1 बाई 2। सही लिखा है कि नहीं? उल्टा कर दिया है। ये करोगे तो भैया फिर तो पेपर बहुत आसान होगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। हाँ सही हो गया। कितना आंसर आया बताओ? तो ये आंसर, इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो इसको 2 से काट दो तो 4 आएगा और यहां 0.1 आएगा। 4 एलसीएम ले लो अगर कोई सॉल्व नहीं करना चाहता है, तो यहां 0.1 आएगा, ये 0.3 है, और क्योंकि 4 एलसीएम लिया है तो यहां एक 2 और आएगा। यार इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, फ्रैक्शन एक्शन ऐड करना आना चाहिए। ये हो गया 0.6 और ये 0.1, तो कितना हो गया? 0.7 बाई 4 ये आया है भाई। तो 0.7 बाई 4, अगर इसको तुम 7 को डिवाइड करना चाहो 4 से, तो पहले डेसिमल रखोगे, फिर 1 आएगा, 1 आएगा तो यहां कितना हो गया? 4 हो गया, 3 बचा, तो 3 में डिवाइड होगा। अच्छा एक 0 तो बढ़ा ही सकते हैं, डेसिमल लग चुका है, 28, 2 बचा, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 175, तो 0.175 आया भाई। तो ये फ्रैक्शनल एरर आया है, तो परसेंट क्या हो गया? डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, that is 0.175 into 100, that is 17.5%। ये मतलब क्वेश्चन बनाने वाला बदले, तुम लोग नहीं बदलोगे। ये होता कि भैया अपने हिसाब से फिट कर लेते तो फिर क्या कहने हैं। ओके अच्छा, अगर कोई दयालु होता तो, अगर दयालु होता तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे पूछता कि रेडियस का परसेंट एरर ऑफ एम देता, बना बनाया क्या देता? 0.1/4, कितना देता? 2.5% ऐसे देता। कितना देता? 2.5%। और परसेंट एरर इन रेडियस देता, रेडियस कितना आ रहा है भाई? 0.05, यानी ये कितना देता? 5% देता, नहीं इन डेंसिटी, इन मास। ठीक है, तो मास का परसेंट एरर और ये क्या है? रेडियस का परसेंट एरर तुम्हें ऐसे दे देता तो तुम्हें बड़ी खुशी होती। क्या करते? क्वेश्चन ऐसे पेश किए जाते हैं, मगर मैं सारी सिचुएशन के लिए बता रहा हूं, तो तुम्हें तुरंत समझ में आता है यार कि मास की कितनी पावर है? 1, तो 2.5 इंटू क्या करना है? 1। रेडियस की कितनी पावर है? 3, तो हमें 5 इंटू क्या करना है? 3, और फिर दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15, और ये 2.5, तो ये कितना हो गया? 17.5%। यार ये तब है जब बाबा दयालु हैं। नहीं लिखा होता ट्रक के पीछे बाबा बहुत दयालु हैं, लेकिन अक्सर बाबा दयालु नीट में तो नहीं होते हैं यार।
ठीक है, तो आसान होना होगा तो ये आएगा, मुश्किल होना होगा तो ये आएगा। दोनों तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्लियर है? तो चलो एक आध आसान बातें कर लेते, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये नोट कर लिया भाई लोग? कुछ नोट करना बाकी रह गया हो तो नोट कर लें। ओरिजिनल क्वेश्चन तो मैंने हटा ही दिया है, वो नहीं पूछा जाता यार, फालतू चक्कर में पड़ोगे फैल जाओगे, सब पुराना भी चला जाएगा। साइड लेंथ, साइड लेंथ मतलब ये क्यूब है कोई, क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब के लिए वॉल्यूम होता है ओके, क्यूब के लिए वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन ए क्यूब हो जाएगा यार। बस और कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें सबको अपना आंसर बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बस हाथ उठाना है। ए वाले हाथ उठाएं, ए वाले, बी वाले हाथ उठाएं, बी वाले, सी डी अभी कर रहे हैं सर वाले, अभी कर रहे हैं, तो देख लेते हैं यार, मुझे भी नहीं पता। मास की 1 पावर है और साइड की 3 पावर है, तो मास का कितना दिया है? 4, तो 4 इंटू 1, और साइड का कितना पावर दिया है? 5, तो 5 इंटू 3, सम कर दो तो 4 और 15 कितना हो गया? 19%। लेकिन ये तब है जब दयालु है। चलो इसका बताएं जरा, बोलना नहीं, बोलना नहीं, हाँ ये बोल सकते हो गया, ताकि लोग फ्रस्ट्रेट हो बाकी लोग। मतलब कुछ देर बाद तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। डी वाले हाथ उठाएं, कितने लोग का डी आ गया है? सी वाले हाथ उठाएं, बी वाले हाथ उठाएं, ए वाले हाथ उठाएं। तो हाथ उठाना होता है, ये क्या होता है? यही वाला सर, यही वाला अरे भाई मैं सब हाथ उठा रहे, तुम भी हाथ उठाओ, ये क्या होता है सर? यही वाला, बी वाला। हाँ भाई, तो यार देखो ये कोई क्वांटिटी इन्होंने बना दी है L/T², पता नहीं क्या है, लेकिन L/T² कोई चीज है, इन्होंने कहा कोई चीज है तो होगी। L की 1 पावर है और T की 2 पावर है, तो L का परसेंटेज कितना दिया है? 3, तो 3 इंटू 1, इसका कितना दिया है? 2, तो 2 इंटू 2, तो कितना हो गया यार? 7%। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? कोई मदद नहीं, अपने आप से डिसाइड करें, हाथ उठाएंगे चिल्लाएंगे नहीं। डी वाले हाथ उठाएं, डी वाले, सी वाले, बी वाले, ए वाले, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, बोलो कौन सा आंसर है?
ए। तो देखो जरा, किसी स्फीयर का वॉल्यूम, अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्वेश्चन का कोई, है ना, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम सोच सकते हैं, इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते। रेडियस की कितनी पावर है 3, और रेडियस में एरर कितनी है 0.1, तो बस 0.1 इंटू 3 कितना हो गया 3%। क्या बात क्लियर है भाई? क्या इससे आसान कुछ उम्मीद कर रहे हैं? तो चलो ये बताएं इसके आगे वाला। तो ये भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आजकल। चलो यार ये वाला बताएं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हो तो वॉल्यूम क्या होता है? बस ठीक है, अब कुछ नहीं बोलना है, बाकी सबको सोचने का मौका मिलना चाहिए। हो गया? ऑप्शन बस लिख देना जो भी है, ABCD कुछ लिखो यहाँ पे। क्या है? मैंने बोलने को मना किया ना यार। ज्यादातर लोगों ने अब तक गलत दिखाया है। और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, सब कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंट एरर इन बी वो होगा परसेंट ऑफ एल और मल्टीप्लाइड 1, परसेंट ऑफ ब्रेड्थ इंटू 1, परसेंट ऑफ थिकनेस इंटू 1, सब में 1। लेकिन क्या इन्होंने परसेंट बना के दिया है, हमें बनाना है? बनाना है। तो पहला आएगा 0.1/10 इंटू 100, 100 भी तो होता है परसेंट में। दूसरा आएगा 0.01 अपॉन 1 इंटू 100। तीसरा आएगा 0.1 अपॉन नहीं 0.001 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 100। ये करना है यार। तो देखो जरा ऐसे कर दें एक 0, तो ये कितना आ गया 1, यहां कितना आ गया यार 1, और यहां देखो यार एक 2 0, यहां से 2 0 कम हो जाएंगे और 0.1 खत्म हो जाएगा। तो ये कितना आ गया यार 3%, यानी इसका आंसर है नन ऑफ दीज। कोई दिक्कत है भाई लोग? तो गलती होती नहीं, गलती कराई जाती है, और राइटर को पता है गलती कैसे कराना है। ऐसा डेटा दे देगा कि तुम यही नहीं तय कर पाओगे फ्रैक्शन निकाले कि परसेंट निकाले।
क्या बात समझ में आ गई है? तो बहुत चौकन्ना रहना है, मतलब मैं बार बार ये कि चाहे जितनी आसान क्वेश्चन हो लेकिन कॉन्शियसनेस चाहिए, वरना गलतियां होती हैं। तो अभी भी गलती करोगे नहीं, तो 5-7 मिनट बचा हुआ है, कुछ 2-4 क्वेश्चन यहीं बैठ के कर लो, बाकी घर पे कर लेना।